हाय ऑल ऑफ यू। तो बेटा जैसे हमने पिछली वीडियोस में एंड ऑफ बायोपोलैरिटी और अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर करा था और कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया करा था, आज हम करने वाले हैं वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका मेन चैप्टर का नाम है यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भी आप याद रखना चाहें। अब सबसे पहले सवाल उठता है बेटा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, और इंटरनेशनल मतलब कोई ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें इस इंटरनेशनल ग्रुप्स की ज़रूरत क्यों है, कोई रीज़न भी तो होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले इस रीज़न को जानने के लिए हम ये समझते हैं कि हमें पहली बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेटा हम सबको पता है कि हमारी पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक। अब दिक्कत ये हुई कि पहली वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे लोग मरे, तो किसी को नहीं मालूम था कि भैया वर्ल्ड वॉर से इतना नुकसान हो सकता है। तो सारी कंट्रीज़ ने सोचा कि यार वर्ल्ड वॉर 1 तो हो गई है, लेकिन 2 नहीं होनी चाहिए। तो अमेरिका ने उस वक्त एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, और उसके अंदर 51 कंट्रीज़ ने साइन करा, और इन 51 कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट पे साइन करा कि हम हर कोशिश करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने की, कि दुनिया में कभी विश्व युद्ध दूसरा हो ही ना। परंतु बेटा दूसरा विश्व युद्ध हुआ, कब हुआ? 1939 से लेकर 1945 तक। तो अगर दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो ये बात तो तय है कि जो ग्रुप उसको रोकने के लिए बनाया वो काम नहीं कर पाया, तो वो ग्रुप बंद हो गया। तो लीग ऑफ नेशन 1945 में या 1939 में स्टार्टिंग में ही डिसबैन हो गया। अब 45 के बाद वर्ल्ड वॉर जब 2 ख़त्म हो गई तो अमेरिका ने सोचा कि भैया एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ ताकि तीसरा विश्व युद्ध होने से रुक जाए। और अब उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया यूएन। यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड का मतलब एकता और नेशन का मतलब बहुत सारे देश। तो 1945 में लीग ऑफ नेशंस की सक्सेसर बनी यूनाइटेड नेशन नाम की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनका मकसद क्या था कि वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोकना है। और 1945 से लेकर बेटा आज हम 2025 में आ गए हैं, यानी लगभग कितने साल हो गए? 80 साल हो गए, लेकिन अब तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूएन ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन भैया क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लड़ाइयाँ रोकती है, कुछ और नहीं करती? करती है। और उसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन जब बनी थी ना, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था कि हम ह्यूमैनिटी के लिए हेवन क्रिएट नहीं करना चाहते, हम ह्यूमैनिटी को हेल से बचाना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन कहता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कोई भी कंट्री अकेले फाइट नहीं कर सकती। एग्ज़ाम्पल बेटा, जब 2 ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं ना, तो उसमें कोई एक कंट्री कभी वॉर नहीं रोक सकती। कुछ कंट्रीज़ को मिलकर वॉर रोकनी पड़ेगी, या कोई ऐसी आपदा आए जो कोई एक कंट्री में हो ही ना, सारी कंट्रीज़ में हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो कोविड-19 ऐसा थोड़ी था कि सिर्फ एक ही कंट्री में था, वो तो बहुत सारी कंट्रियों पे था। और अगर सारी कंट्री एक दूसरे की मदद नहीं करती तो सब मर जाते। तो यूनाइटेड नेशंस नाम की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और भी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जिनका मकसद था एक साथ डिजीज़ को रोकना, एक साथ पीसफुल कोऑपरेशन करना, वर्ल्ड वॉर 3 को होने से बचाना, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, और जितना हो सके दुनिया को बेहतर बनाना। समझ आई बात? तो अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रीजंस पूछेंगे तो वो है सिक्योरिटी, वो है एपिडेमिक्स से लड़ना, वो है ह्यूमैनिटी को हेवन ना बनाना लेकिन हेल से बचाना, और वो है पीसफुल कोऑपरेशन करना, और वो है वर्ल्ड को सिक्योर करना।
तो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। एवोल्यूशन तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब आते हैं सीधा मेन प्रिंसिपल्स पे, यूनाइटेड नेशन की मेन प्रिंसिपल। बेटा ये जो टॉपिक है ये आपको एग्जाम में 6 नंबर दिलवाएगा। बेटा यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। कौन कौन से? सिर्फ ब्लू वाले गिनने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 ब्लू वाले ये ऑर्गन्स है। अब ये क्या करते हैं इसको समझते हैं। सबसे मेन ऑर्गन जो है बेटा वो है UNGA, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या करता है ये? बेटा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूनाइटेड नेशन की सारी कंट्रियाँ एक साथ आकर बैठती है। यानी एक तरीके से हमारी पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ UN के साथ रजिस्टर्ड है उनका पहला काम होता है इन मीटिंग्स को अटेंड करना। इन मीटिंग्स में वो अपनी परेशानियाँ बताती है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो, चाहे वो डिजीज़ से रिलेटेड हो। समझ आई बेटा? तो जो भी बंदा UN का मेंबर है वो UNGA का मेंबर है। तो अगर मान लो MCQ में क्वेश्चन आ गया कि UNGA में कितने मेंबर है, तो नंबर याद रखना 193। समझ आई बात? और ये UN की सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब आते हैं दूसरे नंबर पे भाई, जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी देखो, वर्ड से ही तुम्हें समझ आ रहा है कि इस ग्रुप का मकसद है लोगों को सिक्योर करना। लेकिन अब सवाल ये उठता है इसके मेंबर कौन होंगे और कितने होंगे। अब एक छोटा सा तरीका समझो। सपोज़ करो आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन क्या उस लड़ाई में सारे दोस्तों को बुला लोगे? नहीं। तुम्हें मालूम है कि कौन से दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए लड़ाई में आ सकते हैं, उन्हीं को तो बुलाओगे। यानी 193 कंट्रीज़ में से हर कंट्री ऐसी नहीं है जो लड़ाई रोक सके। लड़ाई रोकने के लिए कंट्री को पैसों से मजबूत होना चाहिए, मिलिट्रीली मजबूत होना चाहिए। सही बात नहीं है? मान ले 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं और एक कमज़ोर सा बंदा आए, भैया भैया लड़ो मत, वो लड़ाई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। लड़ाई वो रोक पाएगा जो एकदम चौड़ा सा होगा, लंबा सा होगा, जो आएगा ओए लड़ना नहीं है। तुम कहोगे भैया हम रुक जाते हैं, कहीं यही ना मार दे हमें। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है और 10 टेम्पररी। इन मेंबर्स को बड़े ध्यान से चुन के बनाया गया है। इन 15 मेंबर्स में वो देश होते हैं बेटा जिनमें एक्चुअली दमखम होता है लड़ाइयाँ रोकने का। UNSC के जो 5 परमानेंट मेंबर है वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक चेंज नहीं हुए हैं। और ये 5 परमानेंट मेंबर है UK, रशिया, फ्रांस, चाइना और अमेरिका खुद। तो ये 5 परमानेंट मेंबर मेन हैं। ये इतने मजबूत है कि ये दुनिया में हो रही किसी भी 2 कंट्रीज़ के बीच की लड़ाई चुटकियों में रोक सकते हैं। समझ आई बात? तो हमने 2 ऑर्गन्स पढ़े। पहला ऑर्गन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें कितने मेंबर है? 193। उसके बाद हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कितने मेंबर है? 15। 5 परमानेंट जो हमेशा से है और 10 है टेम्पररी मेंबर जो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। समझ आई बात? इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस का टेम्पररी मेंबर रह चुका है, 8 बार रह चुका है, ठीक है, इवन अभी भी है। तीसरे ऑर्गन पे आते हैं। तीसरा ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखो जस्टिस से समझ आ रहा है तुम्हें कि यहाँ पर कोर्ट की बात हो रही है लेकिन बात कहाँ की कोर्ट की हो रही है? इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल मतलब कि कोई भी मुद्दा अगर इंटरनेशनल जाएगा तो उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही उसका फैसला सुनाएगा। भैया कैसे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो इंटरनेशनल जाए? मानो किसी 2 देश में लड़ाई हो रही हो और वो लड़ाई किसी चीज़ को लेकर हो रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे किसी रिवर को लेकर हो रही हो, कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इंडस नदी को लेकर लड़ाई हो सकती है ना, इंडस रिवर सिस्टम को लेकर। तो ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम आ सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेटा पूरी दुनिया से 15 जजेस को चुना जाता है।
ये 15 जजेस 9 साल के लिए होते हैं और इनका काम होता है कोई भी इंटरनेशनल मैटर आए उसको सॉल्व करने का। ऐसा कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बन गया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। समझ आई बात? हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े, लास्ट वाले में हमने पढ़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं, 15। कितने सालों के लिए? 9 सालों के लिए। अब बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस काउंसिल का काम क्या है, इकोनॉमिकल और सोशल। कितने मेंबर है इस काउंसिल में? 54। और कोशिश करी जाती है ऐसे मेंबर्स हो जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली और सोशली पावरफुल हो। 4 हो गए। अब बात करते हैं 5वें की जो है सेक्रेटेरिएट। बहुत इजी है। देखो सेक्रेटेरिएट का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कभी तुम दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहे होगे ना तो एक जगह आएगी जिसे कहते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ठीक है, अभी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है ये एक्चुअली एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिल्ली में गवर्नमेंट जो मेन ऑफिसेज होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो मेन ऑफिसेज यहाँ पर पड़ते हैं। सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलेंगे तुम्हें यहाँ पर। तो बिल्कुल वैसे ही सेक्रेटेरिएट का मतलब है एक ऐसी एजेंसी जो किसी जगह को स्टाफ प्रोवाइड करती है। यानी अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें कुछ लोग भी तो रहते होंगे जो काम करते होंगे, उनको स्टाफ को प्रोवाइड कौन कराएगा? उनको प्रोवाइड कराने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेक्रेटेरिएट। वैसे तो पूरा का पूरा स्टाफ ही ये ऑर्गेनाइज कराती है, लेकिन एक मेन पोजीशन जिसको ये चुनती है वो है सेक्रेटरी जनरल। किसका सेक्रेटरी जनरल? जनरल असेंबली का। इसका जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना बेटा, वो सारे देशों में से किसी एक बेहतरीन बंदे को चुना जाता है और 5 साल के लिए चुना जाता है। और अगर वो बंदा अच्छा काम करे तो उसके 5 साल बढ़ाए भी जा सकते हैं। कई बार 1 नंबर का MCQ आ जाता है कि इस वक्त UN जनरल असेंबली का सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, MCQ आएगा तो तुम्हें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये नाम हल्का सा याद रख लो, नाम है एंटोनियो। ठीक है, तो जहाँ भी एंटोनियो दिखे टिक मार देना। ठीक है, कब से है ये? 2017 से लेकर अब तक है। लेकिन भैया आपने तो कहा 5 साल की नहीं होता है, लेकिन मैंने ये भी तो कहा कि अगर वो अच्छा काम करे तो बढ़ाया जा सकता है। तो ये बंदे का काम देखकर इसको और बढ़ाया गया है 5 साल के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इसका काम ये था कि इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1 नवंबर 1994 में सस्पेंड कर दिया गया था। बस इतना याद रखना, ये डेट याद रखना है इसकी। अगर इससे कुछ आएगा तो बस 1 नंबर का MCQ आएगा जिसमें ये पूछा जाएगा। दैट्स ऑल। तो भैया अब तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। हमने पढ़ लिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी पहले लीग ऑफ नेशन आया, फिर यूनाइटेड नेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन आई, और इनका मकसद क्या था, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ लिया व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब बात करते हैं आगे रिफॉर्म की। अब दिक्कत क्या है कि जब तक कोल्ड वॉर होती रही, हमें मालूम है कि कोल्ड वॉर कब हो रही थी, 1945 से लेकर 1991 तक, जब तक USSR डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था। तो जब तक कोल्ड वॉर होती रही तब तक UN ने कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया। लेकिन कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद UN के सामने कुछ नई चुनौतियां थी। तो बेटा बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव अकर्ड आफ्टर कोल्ड वॉर। ये क्वेश्चन आ जाएगा उठ के कि उन चेंजेस के बारे में बताओ जो कोल्ड वॉर के बाद आए हैं। पहला चेंज बेटा, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, जो USSR था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। दूसरा, US बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, अमेरिका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गया। तीसरा, रशिया और US के बीच जो रिलेशनशिप थे वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गए। चौथा,
चाइना एक फास्ट इमर्जिंग पावर बन गया। पांचवा, एशिया के देशों की इकोनॉमी भी अनप्रेसिडेंटेड रेट में ग्रो होने लगी। बेटा अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है शॉकिंग रेट, मतलब हम इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगे कि पूरी दुनिया हमें देखकर शॉक हो गई और बहुत सारी कंट्रीज ने यूएन को ज्वाइन कर लिया और नए चैलेंजेस आ गए जैसे सिविल वॉर, एथनिक कन्फ्लिक्ट, टेररिज्म। तो भैया अगर मान लो 6 नंबर में ये क्वेश्चन आ गया तो कितने पॉइंट्स याद कर लो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी 6 हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये पहले 6 याद करना आसान रहेगा। ठीक है, हो कोई भी 6 सकते हैं। तुम ये भी याद कर सकते हो लास्ट वाला भी, कि बहुत सारे नए चैलेंजेस आए जैसे टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। अब भाई ये हो गए 4 टॉपिक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भैया यूएन के अंदर लोगों ने चेंजेस नहीं चाहे। एक यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया 1992 में। सारी कंट्रीज की यूएन को लेकर 3 कंप्लेंट्स थी सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। ठीक है, अब फोकस करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल पे। अगर सिक्योरिटी काउंसिल पे फोकस करोगे तो 6 नंबर बोर्ड में कहीं नहीं गए। क्या थी सिक्योरिटी काउंसिल? सेकंड प्रिंसिपल ऑर्गन थी जिसमें 15 मेंबर थे, 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी। अब हुआ क्या, सारे देशों ने ना एक कंप्लेन करी, 3 कंप्लेन। पहली कंप्लेन, उन्होंने ये कहा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो पॉलिटिकल रियलिटी को नहीं रिप्रेजेंट करती, मतलब वो सच को रिप्रेजेंट नहीं करती। जो आज हो रहा है ना दुनिया में, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा। दूसरा, और ये बढ़िया है भाई, ये याद करना आसान है, इन्होंने कहा कि जो भी डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है उसमें ज़्यादातर वेस्टर्न वैल्यूज़ दिखाई देती है। मतलब वो जो 5 देश है ना, ऐसा लगता है वो 5 देश ही डिसीजन ले रहे हो वहाँ बैठ के। और तीसरी चीज़, उन्होंने कहा कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। उन 5 देशों को यूएन में बहुत ऊपर रखा जाता है। कौन से है वो 5 देश? यूके, यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस। तो ये 3 कंप्लेन करी गई कि किसी तरह आप एक काम करो कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर है, उसमें कुछ चेंज लाओ और कंट्रीज़ को भी मौका मिलना चाहिए उसका परमानेंट मेंबर बनने का। समझ आई बात? इतना समझ आया गाइस? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगला क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा ठीक है भाई, तुम परमानेंट मेंबर बनना चाह रहे हो ना, बना देंगे, लेकिन एक क्राइटेरिया रखते हैं। क्राइटेरिया, अभी जैसे तुम कॉलेज के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो जब कॉलेज के एग्ज़ाम दोगे तो एक CUET है, यानी एक क्राइटेरिया रखा गया है कि भाई इसको कर दोगे तो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो वैसे ही एक क्राइटेरिया रखा गया कि अगर तुम्हें परमानेंट मेंबर बनना है तो ये चीज़ें कर दो, परमानेंट मेंबर बना देंगे। क्राइटेरिया क्या था? पहला क्राइटेरिया, तुम्हें एक बड़ी इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, यानी एक ऐसा देश जो पैसों से बहुत मजबूत है। दूसरा क्राइटेरिया, मेजर मिलिट्री पावर, एक ऐसा देश जो मिलिट्री से बहुत ज़्यादा मजबूत है। तीसरा, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। होता क्या है, जो यूएन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे देशों से कुछ पैसे इकट्ठे करता है हर साल। ठीक है, ये पैसे गरीब देशों की मदद के लिए, टेररिज्म रोकने के लिए, वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए और डेमोक्रेसी डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं। हर देश अपने औकात के हिसाब से इस पर्टिकुलर बजट में पैसा डालता है। मज़े की बात यह है कि इन्होंने क्राइटेरिया ये रखा कि अगर तुम्हें परमानेंट मेंबर बनना है तो तुम्हें यूएन के बजट में काफ़ी ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा। तुम्हें इसी पर्टिकुलर पेज पे एक लिस्ट दिखेगी, देखो
कि 2019 के यूएन बजट में कितने देशों ने पैसा डाला था और उनकी रैंकिंग क्या है। तो सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका ने ही डाला था 22%, फिर चाइना ने, फिर जापान ने। देखो ये 5 देश टॉप 10 में आ रहे हैं जो परमानेंट मेंबर है। इंडिया कहाँ पे आ रहा है? 21 पे, यानी इंडिया ने सिर्फ 0.8% पैसा डाला था। ठीक है। चौथा, एक बड़ी नेशन होना चाहिए उसे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। पांचवा, एक ऐसी नेशन होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी हो। और छठा, एक ऐसी पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसमें डाइवर्सिटी हो। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भैया ये 6 पॉइंट में से कुछ पॉइंट तो चाइना के पास भी नहीं है, तो फिर चाइना परमानेंट मेंबर क्यों है? क्योंकि वो तो पहले से ही परमानेंट मेंबर था ना। समझ आ रही है बात? ये बिल्कुल वैसा है कि किसी बंदे ने क्लब बनाया, तो ऐसा भी तो हो सकता है क्लब एक अनपढ़ गंवार आदमी ने बनाया हो जिस पे पैसा आ गया, लेकिन अब वो क्लब के बाहर बोर्ड लगा रहा है कि एंट्री उसकी होगी जो ढंग के कपड़े पहन कर आएगा, कि जी आप क्यों बैठे हो जी ऐसे कपड़ों में, मैं तो मालिक हूँ ना जी, मालिक तो जैसे मर्जी बैठ सकता है। तो इन 5 देशों के लिए एक क्राइटेरिया मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी ये क्राइटेरिया में रहने की कोशिश करते हैं। अगर तुम चाइना को देखोगे तो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है भाई, बजट है उसके पास, अच्छी पॉपुलेशन है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को तो सपोर्ट करता ही है, डाइवर्सिटी भी है ही थोड़ी बहुत। ठीक। कैच क्या है? कैच ये है भाई कि जो 6 पॉइंटर्स दिए गए हैं ना, अगर किसी कंट्री को परमानेंट मेंबर बनना है तो ये 6 के 6 पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए। अगर एक भी नहीं हुआ तो वो परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा। तो आप किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले लो, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या इंडिया परमानेंट मेंबर बन सकता है? दिमाग से ये 5 के 6 पॉइंट दिमाग में उठाओ। क्या इंडिया इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, क्या बढ़िया बजट में कंट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं कर रहा, 21वें नंबर पे आ रहा है इंडिया। तो ये पॉइंट रह गया, इसलिए इंडिया अभी परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि इंडिया परमानेंट मेंबर इसलिए भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा देश है, और अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाता है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों पे खतरा है। अब अगर तुम बोलो कि नहीं सर हम तो बड़े एक तरीके से दोस्ती वाले लोग हैं, तो बेटा ये तो हमें पता है ना, ये रियलिटी दूसरे देशों को तो नहीं पता। दूसरे देशों का तो पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है हमें लेकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ जुरिसडिक्शन में चेंज हुए, लेकिन उससे पहले ये भी समझो कि जुरिसडिक्शन होती क्या है। जुरिसडिक्शन का मतलब होता है यूएन के मेन फीचर्स। तो 2005 में क्या हुआ, यूएन अपने 60 साल कंप्लीट कर गई थी, ठीक है। तो 60 साल की खुशी में उन्होंने कहा कि हम कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस लाना चाहते हैं। पहला रेजोल्यूशन, एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाई गई कि सिर्फ लड़ाइयों को नहीं रोकेंगे, कोशिश करी जाएगी कि कंट्रीज़ के बीच शांति बनी रहे। दूसरा, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, फेलियर्स को एक्सेप्ट करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ बेटा इसका, जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 आपको पता है कोविड-19 क्यों कहा जाता है? जबकि अगर दिमाग लगाओ तो वो आया 2020 में था। इंडिया में लॉकडाउन 2020 में लगा था, 2019 में नहीं। 2019 में तो इंडिया के अंदर एक सिंगल केस नहीं था। तो फिर ऐसा क्यों कि उसे कोविड-19 कहा जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था चाइना में, और चाइना में वो अक्टूबर में ही डिटेक्ट हो गया था 2019 के। तो अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये चाहती कि दूसरा देश जो है प्रकोप से बचे, तो वो काफ़ी अच्छे कदम उठा सकती थी। वो फ्लाइट रोक सकती थी चाइना की। भाई वो देख रही है चाइना में लोग मर रहे हैं, चाइना के लोगों का बाहर जाना बंद कर दो, फ्लाइटें रोको। सर इससे तो इकोनॉमी गिर जाती। भाई बाद में भी तो ये हुआ ही। अगर लॉकडाउन तुम्हें याद हो, फ़्लाइट तो हम भी नहीं पकड़ पा रहे थे, फ़्लाइट तो बहुत दूर की बात है, हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, यूपी से दिल्ली नहीं जा पा रहे थे। एक टाइम ऐसा भी आया था लॉकडाउन के बीच। तो करना तो तुम्हें वैसे भी पड़ा, तुम पहले कर लेते। तो WHO ने खैर इस चीज़ की गलती मानी। तीसरी चीज़, एक ह्यूमन राइट काउंसिल बनाई गई जो 19 जून 2006 से फंक्शन में है।
एक एग्रीमेंट बनाया गया कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मतलब वो गोल्स जो 2000 के बाद आए हैं। उन्होंने बोला कि हम टेररिज्म को रोकने की कोशिश करेंगे। वो देश जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है उनके लिए एक डेमोक्रेसी फंड बनाया जाएगा और एक एग्रीमेंट होगा जिससे ट्रस्टीशिप काउंसिल वाइंड अप होगी। इसके साथ बेटा लास्ट में तुम्हें बस एक छोटी सी चीज़ और याद रखनी है कि इंडिया ने हमेशा यूएन रिफॉर्म्स को सपोर्ट करा है। 1965 में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बढ़े भी थे। पहले सिक्योरिटी काउंसिल में 1965 से 11 मेंबर थे, लेकिन दिक्कत यह है कि पहले भी 5 परमानेंट मेंबर थे। जो बड़े थे वो किस में बड़े थे? टेम्पररी। पहले 6 थे, अब कितने हो गए? 10 हो गए। और फिर वही बताया गया है कि इंडिया क्या बन सकता है परमानेंट मेंबर। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन और यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब है एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें अमेरिका का राज है। अब हम सबको मालूम है कि अमेरिका ही हमें बताए ना बताए, दर्शाए ना दर्शाए, लेकिन अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अमेरिका चाहे तो बहुत देशों को चुटकियों में नक्शे से मिटा सकता है। ऐसे में क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका का काम आसान नहीं करेगी? क्योंकि अमेरिका ने ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। जितने भी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है वो सारे अमेरिका में स्थित है। जितना भी स्टाफ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उसमें से 60 से 70% अमेरिका का है। तो क्या अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को नहीं चला रही? तो इसका आंसर येस है, लेकिन क्या वो इसका फ़ायदा उठा सकती है? इसका आंसर नो है। रीज़न बताता हूँ क्यों। भाई सपोज़ कर कि तुमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है जिसमें अच्छे अच्छे खाने लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स सर्व हो रही है, और ऐसे में जब मेहमान आए तो तुम उनका स्वागत नहीं कर रहे, तुम खुद ही समोसा पेलने में लगे हुए हो। तो मेहमान क्या सोचेंगे? अबे पार्टी इसकी है, ये क्यों खा रहा है? सही बात नहीं है? तुमने देखा है कभी किसी को ऐसा करते हुए? नहीं। लोग पहले दूसरों का आदर सम्मान करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है पार्टी तो मेरी है ही, वेटर ने मेरे लिए तो खाना बचाया, हो गई। तुम कभी भी किसी शादी पार्टी में जाओ, वो कह देगा जी तुम्हारे लिए रसगुल्ले ख़त्म हो गए, लेकिन वरमाला के बाद दूल्हा और दुल्हन के लिए लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेटर को मालूम है मालिक कौन है भाई। तो ऐसे ही अगर अमेरिका यूएन के डिसीजंस में इंटरफेयर करेगा तो दूसरे देशों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने का फ़ायदा ही नहीं है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी और अमेरिका एज अ गुड कंट्री ये कभी नहीं चाहेगा। समझ आई बात बेटा? इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, WHO, IMF, ह्यूमन वॉच और ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक नंबर में पूछा जा सकता है जिसमें तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, बुक में मेंशन